तो अपने आसपास के पौधों में आप सभी ने रंग बिरंगे पुष्प अवश्य देखे होंगे और वो रंग बिरंगे जो पुष्प होते हैं यह पौधे का एक प्रमुख अंग होता है। तो आइए आज कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान के अंतर्गत पुष्पी पौधों की आकार की पाठ के अंतर्गत हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि पुष्प पौधे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो जिस तरह से हमने जड़, तना, पत्तियों के बारे में समझा है, उसी क्रम में हम आज पुष्प के बारे में ही जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पुष्प वास्तव में है क्या। जिस पुष्प को हम अपने आसपास कई रंगों में देखते हैं, कहीं नीला, कहीं लाल, कहीं गुलाबी, इस प्रकार के रंग जब हम पुष्पों में देखते हैं तो हमारे ज़हन में विचार आता है कि ये रंगीन क्यों है, कारण क्या है। आइए हम सब इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि पुष्प है क्या। तो पुष्प प्ररोह यानी जो तना होता है उसका एक रूपांतरण होता है, अर्थात पुष्प जो होता है एक रूपांतरित कली या प्ररोह होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि यह पुष्पी पौधों का जनन अंग होता है, अर्थात हम ये समझें कि जो पुष्पी पौधे होते हैं वह उनका जो जनन अंग होता है वो कौन सा होता है, पुष्प होता है। और साथ ही साथ यही एक पौधों का अंग है जिसकी मदद से लैंगिक जनन पूरा होता है, यानी पौधों में जो लैंगिक जनन पाया जाता है वह पुष्प के माध्यम से होता है। तो चलिए इसके कितने अंग हैं, कितने भाग हैं, कि कैसी रचना है, इसके बारे में हम एक चित्र यहाँ पे बना हुआ है बोर्ड में, तो इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं पुष्प के 4 अंग होते हैं। यदि किसी पुष्प की हम बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 4 अंग देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख ही रहा होगा कि जो पुष्प के अंग होते हैं उसमें से कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। कहने का तात्पर्य कि कैलिक्स मतलब बाह्यदल पुंज, कैरोला मतलब दलपुंज, एंड्रोसियम का मतलब होता है पुमंग और जाइनोसियम का मतलब होता है जायांग। ये 4 अंग हैं। अब इन चारों अंगों को 2 भागों में उनके कार्य के आधार पर 2 भागों में इनको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। जैसे सबसे पहले हम देख लें कैलिक्स जो है, कैलिक्स और कैरोला, कोरोला, ये दोनों जो होते हैं इनके सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग हैं। लेकिन हम बात एंड्रोसियम और जाइनोसियम की जब बात करते हैं, एंड्रोसियम और जाइनोसियम की बात करते हैं तो ये दोनों जो होते हैं ये लैंगिक अंग होते हैं। क्या होते हैं? लैंगिक अंग। तो इनका जो प्ररूप देखने को मिलता है यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों पुष्प के सहायक अंग होते हैं। और जो एंड्रोसियम और जाइनोसियम है ये दोनों लैंगिक अंग होते हैं। अब इन जो सहायक अंग है इनका क्या काम है? तो यह पुष्प की सुरक्षा और परागण की क्रिया, अर्थात जो कैलिक्स होता है यानी बाह्य दल जो होता है, बाह्य दल पुंज जो होता है, यह क्या करता है, कली अवस्था से लेकर के पुष्प के खिलने तक यह पुष्प की सुरक्षा करता है। और यह हरे रंग का और पत्ती नुमा संरचना का होता है। दूसरा जो कैरोला होता है ये कलरफुल होता है, अर्थात रंगीन होता है। जिस भाग को देखकर हम आकर्षित होते हैं, जो भाग हमको सुंदर लगता है, रंगीन लगता है, वह कौन होता है? कैरोला होता है, जो क्या करता है, परागण की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। हम अगले वीडियो में आगे चल के हम परागण के बारे में भी समझेंगे। यानी परागण के लिए महत्वपूर्ण जो अंग है पुष्प का वो कौन सा होता है? कोरोला यानी दलपुंज होता है। इसी क्रम में यदि हम देखें जो एंड्रोसियम है, यह एंड्रोसियम क्या करता है? यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। एंड्रोसियम जो होता है पुष्प का नर जनन अंग होता है। इसी प्रकार से जो जाइनोसियम होता है यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो हम सहायक अंगों के जो 2 यहाँ पे प्रकार हैं और जो लैंगिक अंगों के 2 प्रकार हैं, इनको हमने जाना। अब इनको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि वास्तव में ये कहां पर हैं और पुष्प के किस भाग पे स्थित हैं। उसको जानने से पूर्व हम ये समझ लेते हैं कि जो एक पुष्प होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। 4 भाग तो प्रमुख हैं, लेकिन पुष्प में और कौन कौन से अंग हैं उनकी हम बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जब हम एक पुष्प की बात करते हैं, ये फिगर में आप देख सकते हैं, तो पुष्प जिस वृंत के सहारे अपने अक्ष से अथवा अपनी शाखा से जुड़ा हुआ होता है वह क्या कहलाता है? पुष्प वृंत कहलाता है। क्या कहलाएगा? पुष्प वृंत। ठीक है। अब ये जो पुष्प वृंत होता है, इससे इसी का एक रूपांतरण फूला हुआ भाग होता है जिसको हम कहेंगे पुष्पासन, थैलमस या पुष्पासन कहेंगे। ये हो गया पुष्पासन। अब पुष्पासन जो होता है, पुष्पासन में ही सभी जो पुष्पी अंग होते हैं वह क्रम से चक्री क्रम में लगे होते हैं। सबसे बाहर की तरफ एक चक्र, फिर उसके अंदर दूसरा चक्र, फिर उसके अंदर तीसरा चक्र और फिर उसके अंदर सबसे अंतिम चौथा चक्र होता है। तो इस प्रकार से चक्री क्रम में इस पुष्पासन के ऊपर सभी पुष्पी अंग सजे हुए होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और एक चीज हम आपको यहां पे और बताना चाहेंगे कि जो पुष्प होते हैं यह लिंग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी। यानी एक लिंगी का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल, और द्विलिंगी का मतलब बाइसेक्सुअल। तो मतलब कहना चाहिए जो पुष्प होते हैं ये दो प्रकार के होंगे। एक लिंगी होगा जिसमें केवल एक ही लिंग होगा, और द्विलिंगी का मतलब होता है जिसमें दोनों लिंग होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, एक लिंगी में क्या क्या हो सकते हैं। तो थोड़ा सा यहां समझना है आपको कि जो एक लिंगी पुष्प होगा उसमें कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज और कोरोला यानी दलपुंज, ये दोनों तो एक लिंगी पुष्प हो अथवा द्विलिंगी पुष्प हो, ये दोनों में पाए जाएंगे। परंतु जो एक लिंगी पुष्प होता है उसमें केवल दो में से कोई एक होगा, या तो एंड्रोसियम होगा या तो जाइनोसियम होगा। यदि वह एंड्रोसियम है यानी पुमंग है, यदि एक लिंगी पुष्प में पुमंग उपस्थित है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह नर पुष्प है। क्या है? यह नर पुष्प है। ठीक है। लेकिन जब एक लिंगी पुष्प में जायांग उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो? जायांग, तो ऐसी स्थिति में यह मादा पुष्प होता है। तो अब थोड़ा सा यहां विचार करने वाली बात है कि जब पुष्प एक लिंगी होता है तो उसमें चार के बजाय तीन ही अंग होते हैं, अर्थात कैल्युक्स, कैरोला, एंड्रोसियम अथवा जाइनोसियम। या तो एंड्रोसियम होगा या जाइनोसियम होगा। एंड्रोसियम है तो नर पुष्प, जाइनोसियम है तो मादा पुष्प। तो इस प्रकार से एक लिंगी पुष्प के बारे में हमने सुना, समझा और पढ़ा। और इसके बाद हम बात करते हैं द्विलिंगी पुष्प की। तो द्विलिंगी पुष्प में जैसा कि आपको बताया भी गया है, ये चारों के चारों अंग होंगे, अर्थात उसमें दोनों सहायक अंगों के साथ साथ दोनों लैंगिक अंग भी उपस्थित होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना है। अब एक लिंगी पुष्प हमारे आसपास क्या है? तो बिल्कुल है, एक लिंगी पुष्प में आप कद्दू ले लीजिए या लौकी ले लीजिए, ये सभी जो पुष्प होते हैं कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। लेकिन इनका पौधा जो होता है द्विलिंगी होता है, क्योंकि एक ही पौधे में नर पुष्प भी लगता है और मादा पुष्प भी लगता है। द्विलिंगी पुष्प में अपने आसपास जितने भी हैं तो उसमें से गुड़हल प्रमुख रूप से है। गुड़हल को हम देखते हैं उसमें वो बाइसेक्सुअल है, अर्थात द्विलिंगी पुष्प उसमें पाया जाता है। अब थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं कि जो पुष्प होता है उसमें कौन सा अंग कहां पे है। इस फिगर में आपने देखा कि ये हो गया पुष्प, ये पुष्प वृंत हो गया और ये पुष्पासन हो गया। पुष्पासन के ऊपर सभी अंग क्रमशः व्यवस्थित हैं। सबसे बाहर की तरफ जो है उसको हम क्या कहेंगे? वो बाह्य दल है। क्या है ये? बाह्य दल पुंज है, अर्थात ये क्या है? एंड्रोसियम है। सबसे बाहर की तरफ क्या है? एंड्रोसियम नहीं, ये बाहर की तरफ क्या है? कैलिक्स है, यानी दलपुंज तो है लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कैलिक्स कहेंगे। ठीक है। तो अब दूसरा जो चक्र है, यानी ये बाहर का पुष्प का सबसे बाह्य चक्र है। दूसरा जो चक्र है इसका, जो ठीक बाह्य दल से अंदर होता है, उसको हम कोरोला कहेंगे। यानी कि वो क्या होता है? दलपुंज होता है। यानी दूसरा चक्र क्या है? ये दलपुंज, दलपुंज। ठीक है। तीसरा चक्र जो पुष्प का होता है वह क्या होता है? तो वो है एंड्रोसियम, अर्थात जिसको हम क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पुमंग। ठीक है। जो चौथा चक्र होता है वह होता है जायांग के रूप में, अर्थात क्या है? जाइनोसियम है, तो जायांग हो गया ये।
इस प्रकार से क्रमशः हम चित्र के माध्यम से सभी पुष्पी अंगों को समझ चुके हैं। अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं इनकी इकाई। सभी जो पुष्पी अंग है वो समूह में होते हैं, गुच्छे में होते हैं, इसलिए इनकी इकाइयों के भी नाम है। तो बाह्य दलपुंज जो होता है, इसकी जो इकाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? या तो दलपुंज कहेंगे, दल कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे, या तो इसको बाह्य दल कहेंगे, या इसी का एक नाम है साधारण, वो अंखुड़ी कहलाता है, अंखुड़ी। दूसरा जो होता है दलपुंज, दलपुंज की जो इकाई होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम दल कहते हैं, ठीक है। और जो पुमंग होता है, इसकी जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। और जो जायांग होता है उसकी जो इकाई होती है उसको हम स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर, ठीक है। अब स्त्री केसर को एक नाम से और पुकारते हैं अंडक। इनकी दोनों की अंग्रेजी देखना जरूरी है क्योंकि महत्वपूर्ण भी है। तो पुंकेसर को हम स्टीवन कहते हैं और जो स्त्री केसर है उसको हम कार्पेल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी पुष्पी अंगों की इकाइयों के बारे में भी जाने जब वो एकल में होंगे, ठीक है। इसके पश्चात यदि हम और थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े तो जितने भी सहायक अंग होते हैं, इन सभी सहायक अंगों का जो काम है वो हमने सब देख लिया। अब इसके पश्चात इनके भागों की जब बात आ जाती है, इनकी संरचना की बात जब आती है, तो इसमें दो का देखना बहुत महत्वपूर्ण है, जो लैंगिक अंग है। लैंगिक अंग जो हैं, इनमें से एंड्रोसियम और जाइनोसियम है। इनके जो प्रारूपिक भाग हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो एक एंड्रोसियम जो प्रारूपिक रूप से जिस तरह से दिखाई देता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम विचार करते हैं और अध्ययन करते हैं। ये एक जो चित्र आपको दिख रहा है, यह एक क्या है? एंड्रोसियम, यानी ये पुमंग है। पुमंग का की संरचना यदि हम देखें तो इसमें दो भाग दिखते हैं, एक है परागकोश, ठीक है, और दूसरा होता है पुतंतु। पुतंतु, तो परागकोश को हम एंथर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंथर है और ये क्या होता है? पुतंतु को क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक जो एंड्रोसियम होता है, अर्थात पुमंग में दो भाग देखने को मिलते हैं, परागकोश और पुतंत। परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। किसका? पराग कणों का निर्माण होता है। तो पराग कण कहां बनेंगे? परागकोश में। और जब पराग कण परिपक्व हो जाते हैं तब स्फुटित होकर के बाहर आते हैं। और पुतंतु केवल क्या कर रहा है? यह एक सहारा है जो पुष्प से परागकोश को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि हम देखें, एक एंड्रोसियम के बाद जाइनोसियम की जब हम रचना की बात करते हैं, तो जाइनोसियम जो होता है यह तीन भागों से मिलकर बनता है। एक जाइनोसियम जो होता है इसमें तीन भाग दिखाई देते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लिया जाए ताकि इसके अंदर की जो रचना है वो भी समझ में आपको आए। तो ये हो गई एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के तीन भाग कौन कौन से हैं थोड़ा समझना है। सबसे पहला जो भाग होता है इसको कहते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। दूसरा कौन सा आता है? वर्तिका। और तीसरा भाग होता है अंडाशय। तो इस प्रकार यदि हम इनको अंग्रेजी में समझने की कोशिश करें तो इसका स्टिग्मा, यानी वर्तिकाग्र को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और वर्तिका को क्या बोलते हैं? स्टाइल। और अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। तो इस प्रकार से एक जो जाइनोसियम है अर्थात स्त्री केसर है, इसके तीन भाग देखने को मिलते हैं। इनमें से वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी यानी अंडाशय। वर्तिकाग्र जो होता है पुष्पासन के लिए होता है, अर्थात पुष्पासन की जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो कहां होती है? वर्तिकाग्र में कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। अर्थात जो परागण की क्रिया हो रही है वो कहां हो रही है? वर्तिकाग्र में। वर्तिका का काम सिर्फ इतना है कि यह वर्तिकाग्र और ओवरी को यानी अंडाशय को जोड़ने का काम करता है। इसी प्रकार अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाशय के अंदर एक संरचना और होती है जिसको हम कहते हैं वीजांड, या इसी का नाम है ओव्यूल। तो वीजांड के अंदर क्या होता है? निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है।
तो इस प्रकार से जो लैंगिक जनन के समय जो निषेचन की क्रिया होती है वह कहां पूर्ण होती है? बीजांड के अंदर, यानी अंडाशय में जो उपस्थित बीजांड होता है यानी ओवरी होता है उसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है। यानी परागण की क्रिया कहां हुई? वर्तिकाग्र में। वर्तिकाग्र से परागकण कहां पहुंचे? वर्तिका से होते हुए और अंडाशय में। अंडाशय के बाद कहां पहुंचेंगे? वो किसके अंदर? बीजांड के अंदर। और बीजांड के अंदर ही इनका निषेचन होता है जिससे वह लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से एक जो पुष्प होता है, पुष्प के विभिन्न भाग जो होते हैं उन भागों के बारे में हमने एक प्रारंभिक जानकारी के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको यह आज का जो बिंदु है बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। यदि किसी प्रकार का सुझाव है तो आप हमारे वीडियो के नीचे या वीडियो को देखने के पश्चात आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम और अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकें और अच्छा आपको समझा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।